खुद फरामोशी का वो वक्फा शायद चंद मिनट पर मुहित था, या मुमकिन है उसका दौरानिया कई घंटों पर मुश्तमिल रहा हो। मैं उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं लगा सका था। पूरा कमरा अभी तक डोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे को किसी कश्ती पर रख दिया गया हो और कश्ती लहरों पर डोल रही हो। मैंने अपने हवास मुज्तमा करके उठने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। फौरन ही मेरे कानों में मानूस सी आवाज आई, लेटे रहो। उसके साथ ही किसी ने मेरी पेशानी पर हाथ फेरा। मैंने जहन पर जोर दिया, मगर मुझे याद ना आ सका कि वो आवाज मैंने कहाँ सुनी है। इतना एहसास जरूर था कि ये मुतरन्नम आवाज मैंने इससे पहले भी सुनी है और बोलने वाली को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद अपनी आंखें खोल दी। इतनी नकाहत मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। आंखें खोलने के लिए भी मुझे कोशिश करना पड़ रही थी। सर में मुसलसल धमाके हो रहे थे। मैं कई लम्हे तक यूं ही खलाओं में तकता रहा। मुझ में इतनी भी सकत नहीं रही थी कि मैं गर्दन ही मोड़ सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर और जिस्म का आपस में कोई राब्ता ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से धुंध छटने लगी। मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी गाड़ी में था और गाड़ी मुसलसल हरकत कर रही थी। मैंने जहन पर जोर देने की कोशिश की कि मैं उस गाड़ी में कैसे पहुंचा और मेरे साथ क्या वाकया पेश आया कि मैं हाथ पैर हिलाने से भी माजूर था। जहन पर लाख जोर देने के बावजूद मुझे कुछ याद नहीं आया। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि मेरे सर में धमाके कुछ ज्यादा शदीद हो गए। अचानक मुझे हौलनाक ख्याल आया कि शायद मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है और मेरे जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही है। वो शायद इस भयानक ख्याल की शिद्दत थी या मेरी कुव्वत इरादी का कमाल कि मैंने जिस्म की पूरी ताकत मुज्तमा करके एकदम अपना सर बाईं तरफ घुमा दिया। मेरी नजर खूबसूरत सी एक लड़की पर पड़ी जो तशवीशनाक अंदाज में मुझे देख रही थी। मैं चंद लम्हे तक खाली उस जहनी के आलम में लड़की को घूरता रहा। फिर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि वो शाजिया है। मैंने बहुत कोशिश के बाद उसे पुकारा, शाजिया। मैंने चीख कर उसे मुखातिब किया, मगर मेरी आवाज सरगोशी से आगे न बढ़ी। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, तुम आराम से लेटे रहो कामरान। अभी जहन पर जोर देना या बातचीत करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। मेरी खोई हुई तवानाई बहुत आहिस्तगी से वापस आ रही थी, मगर उसके साथ ही सर की धमक में इजाफा हो गया था। मैंने सरगोशी में पूछा, मुझे क्या हुआ है शाजिया? वो बोली, तुम जख्मी हो गए थे। हम लोग अगर बर वक्त न पहुंचते तो शायद। उसने जुमला अधूरा छोड़कर सख्ती से होंठ भींच लिए। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, तुम अपने जहन पर ज्यादा बोझ मत डालो और आंखें बंद करके इत्मीनान से लेटे रहो। हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं बड़बड़ाया, हॉस्पिटल ले जा रही हो? मगर मुझे हुआ क्या है जो तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा रही हो? मैं उलझ गया। क्या मैं इतना जख्मी हो गया हूं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी हो गया है? शाजिया बोली, बस तुम इत्मीनान से लेटे रहो, तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरी जहनी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। मुझे अंदाजा था कि मैं शायद किसी गाड़ी के पिछले हिस्से में हूँ। नजीर फ्रंट सीट पर बैठा होगा या मुमकिन है गाड़ी ड्राइव कर रहा हो। यह अंदाजा मैंने यूं लगाया कि शाजिया मुझे तन्हाई ही में तुम कहकर मुखातिब करती थी। इसका मतलब यही था कि गाड़ी के पिछले हिस्से में शाजिया के सिवा कोई भी नहीं था। फिर मुझे तैमूर का ख्याल आया। उसे तो मैंने शाजिया के पास भेजा था और फिर मैंने भी उस मकान से निकलने की कोशिश की थी। और हाँ, मुझे एक परेशान ख्याल शख्स मिला था जिसकी शायद बेटी को या बहन को मदद की जरूरत थी। उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। फिर क्या हुआ था? ये सब सोचने में मेरे जहन पर इतना बोझ पड़ रहा था कि लग रहा था कि मेरा सर धमाके से उड़ जाएगा। मैंने तवील सांस लेकर तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और जिस्म को ढीला छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें फिर बंद होने लगीं। उस वक्त भी मुझे इतना एहसास जरूर था कि शाजिया मेरी पेशानी को हौले हौले दबा रही थी। मेरा जहन एक मर्तबा फिर तारीकियों में डूब गया। दोबारा मेरी आंख खुली तो सर में होने वाले धमाके खत्म हो चुके थे, मगर सर अभी तक फोड़े की तरह दुख रहा था। मुझे आंखें खोलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस गाड़ी में सफर कर रहा था वो अब रुक चुकी है। मगर नहीं, अब मैं किसी गाड़ी में नहीं था, किसी कमरे में था जिसकी छत बहुत बुलंद थी। मेरे हलक में कांटे से उगे हुए थे। मैंने आहिस्ता से पानी मांगा तो बाईं तरफ से किसी ने बहुत एहतियात से मेरा सर कदरे ऊपर उठाया और पानी का ग्लास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने जल्दी से पानी का एक बड़ा सा घूंट भरा और पीना चाहा तो ऐसा लगा जैसे पानी मेरे हलक में अटक रहा हो। शाजिया की मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई, आहिस्ता आहिस्ता पिए कामरान साहब। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो शाजिया नजर आई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी का तासुर था। आंखें मुतवर्रम थीं, जैसे वो रोती रही हो। उससे कुछ फासले पर नजीर बैठा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। नजीर के साथ ही तैमूर था। उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। मुझसे नजरें चार होते ही उसने आंसू पोंछ लिए और शाजिया से बोला,
डॉक्टर साहब को तो बता दें कि मरीज को होश आ गया है। उसकी आवाज खुशी से लरज रही थी। फिर वो उठते हुए बोला, मैं खुद ही बताता हूँ, आप कामरान को पानी पिलाएं। वो तेजी के साथ कमरे से निकल गया। शाजिया ने एक मर्तबा फिर पानी का गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने आहिस्तगी से पूरा गिलास खाली कर दिया। बाज़ औक़ात सिर्फ पानी भी किसी के लिए आबे हयात बन जाता है। पानी पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में नई तवानाई दौड़ गई हो। उस वक्त एक गिलास पानी ने वो काम किया था जो आम हालात में कीमती से कीमती टॉनिक भी शायद ही कर सकता हो। शाजिया और नज़ीर बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। वो दोनों गुफ्तगू से इज्तिनाब बरत रहे थे। शायद डॉक्टरों ने हिदायत की होगी कि मरीज से ज्यादा बातचीत न की जाए। तैमूर फौरन ही लौट आया। उसके पीछे पीछे खुश शक्ल सी एक लड़की भी थी। उसके सफेद कोट और स्टेथोस्कोप से मालूम हो रहा था कि वो डॉक्टर है। उसके पीछे सफेद लिबास में एक नर्स भी थी जिसने दवाओं की ट्रे उठा रखी थी। डॉक्टर मेरी बाईं तरफ आकर रुक गई। उसी वक्त मेरी नजर एक स्टैंड पर पड़ी जिस पर ब्लड का एक बैग लटक रहा था। उसी स्टैंड पर एक ड्रिप भी थी। दोनों बैग्स के पाइप मेरे पैरों की तरफ जा रहे थे। मैं एक दफा फिर उलझ कर रह गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या मैं इतना शदीद जख्मी हो गया था कि मुझे ब्लड देने की जरूरत भी पेश आ गई। डॉक्टर ने हंसकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है जावेद साहब? मैंने चौंक कर कहा, जावेद साहब? तैमूर जल्दी से बोला, ये डॉक्टर हैं जावेद, बहुत बेहतरीन सर्जन हैं। तुम्हारा ऑपरेशन इन्हीं ने किया है। मैं समझ गया कि तैमूर ने डॉक्टर को मेरा नाम गलत बताया है। उसने मुझे भी यही बावर करवाने की कोशिश की थी कि कामरान नहीं बल्कि जावेद हूँ। मैंने कहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने खुश दिली से कहा, वेरी गुड। फिर मुस्कुराकर बोली, बस 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर उसने नर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। नर्स ने जल्दी से एक सिरिंज उसकी तरफ बढ़ा दी। बोली, लाइए मैं आपको इंजेक्शन लगा दूं, बकिया दवाएं तो मिस शाजिया आपको खिला देंगी। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, फिर स्टेथोस्कोप कानों पर लगाकर मेरा तफसीली मुआयना किया और बड़बड़ाई, हैरत अंगेज, मैंने किसी मरीज को इतनी जल्दी रिकवर होते नहीं देखा। फिर उसने ब्लड बैग और ड्रिप का जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर बोली, अगर ये भूख महसूस करें तो इन्हें बिस्किट वगैरह दे दें, चाय और कॉफी भी दे सकती हैं। अगर ये तकलीफ महसूस करें तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नर्स ने यके बाद दीगरे मुख्तलिफ किस्म की कई टैबलेट्स खिलाईं और लहराती हुई चली गई। मेरे जहन में अभी तक तैमूर के अल्फाज गूंज रहे थे कि मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैंने उलझ कर तैमूर की तरफ देखा, पूछा, मेरा कहाँ का ऑपरेशन हुआ है? वो बोला, अरे यार, मामूली सा एक टक लग गया था। डॉक्टर तो उसे भी ऑपरेशन कहते हैं ना। मैं भिन्ना कर बोला, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि हकीकत जानकर खौफजदा हो जाऊं। आखिर तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? तैमूर ने तवील सांस लिया और आहिस्ता से बोला, हमें डॉक्टर ने मना किया था कि फिलहाल तुम्हें कुछ न बताया जाए, खामखा तुम्हारे जहन पर बोझ पड़ेगा। मैंने उसी के लहजे में कहा, चुगत हैं आप। डॉक्टर को शायद ये इल्म नहीं है कि मुझसे कुछ छुपाया गया तो उससे दुगना बोझ पड़ेगा मेरे जहन पर। तैमूर हंसकर बोला, वैसे कोई खास बात है नहीं। डॉक्टर का तो ये भी ख्याल था कि तुम होश में आने के बाद शायद हमें पहचानोगे नहीं। फिर वो शरारत से मुस्कुराकर बोला, अच्छा ये बताओ, ये कौन है? उसने शाजिया की तरफ इशारा किया। उसके सवाल पर मेरी तो जान ही जल गई। अगर वो मेरे नजदीक होता तो शायद मैं हाथ घुमा देता। मैंने तल्ख लहजे में कहा, ये कोई भी है, मगर इस वक्त तो तुम्हारी वालिदा मोहतरमा लग रही हैं। मैं अभी तक इन्हें शाजिया समझ रहा था। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, राइट, अच्छा ये बताओ मैं कौन हूँ? मैंने तंजिया लहजे में कहा, आप तो इंटरनेशनल शख्सियत हैं, अमरीकी सदर हैं आप, और अब तुमने बकवास की तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मेरे जुमले पर वो तीनों कह कहे लगाने लगे। शाजिया मेरे बेड पर ही सरहाने की तरफ टिकी हुई थी। मैंने घूर कर उसे देखा और कहा, तुम क्या दांत निकाल रही हो? तुमने तैमूर को भी अपने रंग में रंग लिया। तैमूर संजीदा होकर बोला, यार गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम्हारे दाएं बाजू में गोली लगी थी। गोली राइफल से चलाई गई थी और बाजू का गोश्त बुरी तरह फाड़ती हुई पेवस्त हो गई थी। दूसरी गोली उचटती हुई तुम्हारे सर में लगी थी। हम सब की खुशकिस्मती थी वो गोली सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी से रगड़ खाती हुई गुजर गई। तुम्हारे सीने पर किसी तेज धार आले, खंजर या चाकू से जख्म लगाए गए थे। यह भी तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि हमला आवर का हर वार ओछा पड़ा। या तो खंजर या चाकू चलाने में उसे महारत नहीं थी, या तुमने खुद को उसके वारों से बचाने की कोशिश की थी। तुम्हारे सीने पर खासे गहरे 8 जख्म हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि उनमें से कोई जख्म इतना गहरा नहीं कि तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होता। ये अल्लाह का करम ही तो है कि 8 जख्म राइफल की एक गोली खाने के बावजूद तुम जिंदा हो। वो लोग तो अपने तई तुम्हारी जान ले ही चुके थे, मगर उन्हें शायद मालूम नहीं था कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई आम आदमी नहीं बल्कि कामरान है। मैंने हाथ उठाकर कहा, नो मस्का, हाँ ये तो बताओ तुम लोग मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर आए? डॉक्टरों ने पुलिस रिपोर्ट पर जोर दिया होगा और
नज़ीर बोला, वो सब बंदोबस्त मैंने कर लिया। ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, शहर का खासा महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसका मालिक मेरा एहसानमंद था, इसलिए उसने कोई सवाल किए बगैर आपको एडमिट कर लिया। मैंने कहा, क्या वो मुझे कामरान की हैसियत से जानता है? नज़ीर बोला, मेरा ख्याल है कि नहीं जानता। मैंने झुंझलाकर कहा, अपने ख्याल को छोड़ो, क्या तुम्हें यकीन है कि डॉक्टर मुझे कामरान की हैसियत से जानता है? नज़ीर की बजाय तैमूर ने कहा, मुझे इतना यकीन है कि वो अगर जानता भी होगा तो तुम्हारे बारे में कुछ बताएगा नहीं, इसलिए कि उसकी बीवी और बेटी हमारे कब्जे में है। मैंने उठने की कोशिश की, कहा, क्या बकवास है। शाजिया ने नरमी से मेरे शाने पर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया और बोली, इन लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई है। दोनों माँ बेटी बहुत आराम से हैं। यहाँ से फारिग होते ही हम उन्हें छोड़ देंगे। मैंने पूछा, उन्हें कहाँ रखा है तुम लोगों ने? नज़ीर बोला, वो उसी नॉर्थ कराची वाले मकान में है। खानू और साजिद उनकी निगरानी कर रहे हैं। मैंने नज़ीर को घूरते हुए पूछा, मुझे मजीद कितने दिन यहाँ लगेंगे? वो बोला, बस 2-3 दिन और लगेंगे। असल में आपका खून बहुत ज़ाया हो गया था, इसलिए इतने दिन लग गए, वरना हम कई दिन पहले आपको यहाँ से ले जाते। मैंने हैरत से कहा, कई दिन पहले? तुम लोग मुझे यहाँ कब लाए थे? वो बोला, असल में बात यह है कि मैं फिर झुंझला गया। मैंने कहा, क्या बात है? आखिर तुम लोग मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तैमूर ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं छुपा रहे हैं तुमसे। तुम तो यूं जिरा कर रहे हो जैसे हमने कोई जुर्म किया है। तुम 8 दिन तक बेहोश रहे हो। डॉक्टरों का ख्याल था कि अब तुम्हें कभी होश नहीं आएगा, और होश में आ भी गए तो तुम्हारी याददाश्त या बीनाई मुतासिर हो सकती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मजीद आधे घंटे की ताखीर हो जाती तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। उस वक्त तुम्हारी हालत मुर्दों से बदतर थी और मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। ऐसी सूरत हाल में अगर हम डॉक्टर की बीवी और बेटी को यरगमाल न बनाते तो और क्या करते? बताओ, मेरी जगह तुम होते तो क्या मुझे यूं ही मरता हुआ देखते रहते? तैमूर एकदम जज्बाती हो गया था। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मैं कितने दिन से यहाँ हूँ, तुमने तो पूरी तकरीर कर दी। तैमूर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, रहने दो, हम भी बीमार या जख्मी होते हैं, मगर हमारा ये रवैया नहीं होता। तुम तो जब से होश में आए हो काटने को दौड़ रहे हो। मैंने हंस कर कहा, अभी तुमने खुद ही बताया है कि मेरी याददाश्त मुतासिर हो सकती थी। फर्ज कर लो कि मेरी याददाश्त मुतासिर हो चुकी है। फिर मैं जरा तवक्कुफ के बाद बोला, वैसे तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। मेरे इस जुमले पर नज़ीर और शाजिया भी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो इस बहस को, तुम जरा डॉक्टर से मालूम करो कि कब तक यहाँ से फारिग हो सकता हूँ। नज़ीर बोला, ये मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ। आपको कम से कम मजीद 2 दिन और लगेंगे। हेड की स्कैनिंग एक दफा और होगी, फिर छोटे मोटे कुछ मेडिकल टेस्ट हैं। उसके बाद डॉक्टर का एक बोर्ड आपका तफसीली चेकअप करेगा। वो लोग मुतमईन होने के बाद ही आपको यहाँ से जाने की इजाजत देंगे। मैंने चौंक कर पूछा, मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? अचानक मुझे उन अद्वियात और सफूफ का ख्याल आ गया जो उस बूढ़े जोगी ने मेरे हवाले किए थे। बाद में कांता ने एक एक जड़ी बूटी और सफूफ की तफसील न सिर्फ मुझे ज़बानी बताई थी बल्कि लिख कर भी दी थी। तैमूर बोला, तुम्हारा ब्रीफकेस महफूज है। मैंने तैमूर से कहा, तुम अभी जाकर वो ब्रीफकेस ले आओ। वो बोला, तुम ब्रीफकेस की फिक्र मत करो, यहाँ के अखराजात के लिए हमारे पास रकम है। मैं फिर झुंझला गया। मैंने कहा, अरे मुझे रकम की फिक्र नहीं है, उसमें वो दवाएं हैं जो। तैमूर जल्दी से बोला, अच्छा मैं समझ गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। फिर वो नज़ीर से मुखातिब हुआ, बोला, तुम अभी जाकर कामरान का ब्रीफकेस ले आओ। ब्रीफकेस क्या? वो दरमियानी साइज का सूटकेस है। मैंने नज़ीर से पूछा, वहां अब कोई खतरा तो नहीं है? वो बोला, मैंने अब PCHS सोसाइटी के इलाके में एक बंगले का बंदोबस्त कर लिया है। वो बंगला है तो पुराना मगर हमारे लिए बेहतरीन है। इससे पहले उसमें मालिक मकान खुद रहता था, उसके मरने के बाद से वो मकान खाली पड़ा है। उसके बेटे ने। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, तुमने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया है? अगर तुम लोगों के ख्याल में वो मकान मुनासिब है तो फिर ठीक है। मुझे मकान की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मकान फुला सन में तामीर हुआ और इसमें फुला अंग्रेज जनरल और फुला सियासतदान ने कयाम किया। तैमूर हंस कर बोला, यार नज़ीर, मेरे ख्याल में तुम अब निकल लो यहाँ से। सबसे ज्यादा फजूल बातें इस वक्त कामरान साहब खुद कर रहे हैं। तुम वो ब्रीफकेस लेकर फौरन वापस आओ। थोड़ी देर के बाद एक नर्स कमरे में दाखिल हुई और तैमूर से बोली, आपने वो इंजेक्शन मंगवाए या नहीं? तैमूर उलझ कर बोला, कौन से इंजेक्शन? नर्स ने कहा, वो जो कल डॉक्टर साहब ने लिख कर दिए थे। तैमूर बोला, वो तो मैं कल ही ले आया था, मगर उसके बाद डॉक्टर साहब ने खुद ही उनका तस्करा नहीं किया। नर्स बोली, बहरहाल आप उनमें से एक इंजेक्शन मुझे दे दें, मैं अभी लगाए देती हूँ। तैमूर ने उठकर अलमारी खोली और इंजेक्शन निकाल कर नर्स को दे दिया। नर्स ने इंजेक्शन लेकर उसे बल्ब के रुख पर करके बहुत गौर से देखा। फिर एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहराई और फौरन ही मालूम हो गई। अचानक ही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नर्स का अंदाज भी मुझे मुश्तबा सा लग रहा था। आखिर वो इंजेक्शन को रोशनी के रुख पर करके क्या देख रही थी? इंजेक्शन पर लेबल मौजूद था।
अगर उसे कुछ देखना ही था तो वो लेबल देख सकती थी। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं थी, उसे मालूम था कि वो कौन से इंजेक्शन है। सबसे बढ़कर मुझे उसका अंदाज मशकूक लग रहा था। अब वो सपाट चेहरा लिए इंजेक्शन तैयार करने में मसरूफ थी। मैंने अचानक कहा, तैमूर, कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दो। तैमूर के साथ ही नर्स ने चौंक कर मुझे देखा। तैमूर मेरे लहजे से समझ गया था कि कोई खास बात है। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे, मगर उसने फौरन ही न सिर्फ दरवाजा बोल्ट कर दिया बल्कि रिवॉल्वर भी निकाल लिया। मेरे साथ एक अरसा गुजारने के बाद वो भी तकरीबन मेरे ही अंदाज में सोचता था। नर्स का चेहरा धुआं हो गया। उसने सहम कर तैमूर की तरफ देखा और लरसती हुई आवाज में बोली, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया और ये गन? मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, खामोश रहूं। मेरे इस रवैये पर शाजिया भी हैरान थी। उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, ये सब क्या है जावेद साहब? वो मेरा असली नाम लेते लेते रुक गई। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम कुछ देर खामोश रहो। फिर मैं नर्स से मुखातिब हुआ कहा, कौन हो तुम? वो हकलाते हुए बोली, मैं इस हॉस्पिटल में नर्स हूँ। मैंने गुर्रा कर कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मेरा साथी तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। इसे खूबसूरत लड़कियों की गर्दन तोड़ने का बहुत शौक है। फिर जरा तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, तुमसे किसने कहा था कि मुझे ये इंजेक्शन लगाओ? वो बोली, वो डॉक्टर साहब ने। आप चार्ट देख सकते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, ये सच नहीं बोल रही तैमूर। फिलहाल इसकी गर्दन मत तोड़ो, बस यही इंजेक्शन इसे लगा दो। नर्स वहशतज़दा होकर बोली, नहीं। मैंने तल्ख लहजे में कहा, क्यों नहीं? क्या है इस इंजेक्शन में? वो बोली, कुछ भी नहीं, ये तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और मैंने कहा, फिर तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? एंटीबायोटिक इंजेक्शन से कोई मरता तो नहीं है। मैंने कहा, तैमूर, तुम अपना काम करो। तैमूर एकदम उसके सर पर पहुंच गया और बोला, लाओ ये सिरिंज मुझे दे दो। शोर मचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं वाकई तुम्हारी ये खूबसूरत गर्दन माचिस की तीली की तरह तोड़ दूंगा। तैमूर के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि लम्हे भर को तो मैं भी सन्नाटे में रह गया। तैमूर ने हाथ बढ़ाकर उससे सिरिंज छीन ली और रिवॉल्वर जेब में रखकर बाजू पकड़कर नर्स को बेरहमी से अपनी तरफ खींच लिया। नर्स वहशतज़दा लहजे में बोली, नहीं, खुदा के लिए नहीं। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। फिर बोली, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझसे डॉक्टर माजिद ने कहा था कि पेशेंट को ये इंजेक्शन दे देना। तैमूर गुर्रा कर बोला, कौन डॉक्टर माजिद और कैसा है ये इंजेक्शन? नर्स बोली, डॉक्टर माजिद इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है और मैं नहीं जानती कि ये इंजेक्शन कैसा है। तैमूर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने अचानक नर्स के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो उलटकर फर्श पर गिर गई। मुझे अंदाजा था कि तैमूर ने हाथ हल्का रखा था, मगर उस नर्मो नाजुक लड़की के लिए वो भी बहुत था। फिर तैमूर गुर्रा कर बोला, खड़ी हो जाओ और अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। नर्स कांपती हुई फिर उठ खड़ी हुई। उसके बाएं रुखसार पर उंगलियों के निशान उभर आए थे और होंठों से खून रिसने लगा था। वो तैमूर को यूं देख रही थी जैसे ज़िबा होते वक्त गाय कसाई को देखती है। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उसे हल्का सा झटका देकर बोला, बताओ ये कैसा इंजेक्शन है? वो अजीतनाक अंदाज में बोली, बताती हूँ, मेरे बाल तो छोड़ो। तैमूर ने उसके बाल छोड़ दिए और सफाक लहजे में बोला, अब भी अगर तुम झूठ बोली तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। वो बोली, ये इंजेक्शन? उसका जुमला अधूरा रह गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तैमूर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर रिवॉल्वर जेब में डालते हुए नर्स से बोला, अगर किसी के सामने जबान खोली तो मैं जेब के अंदर से भी फायर कर सकता हूँ। यह कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। आने वाला कोई डॉक्टर था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वही इस हॉस्पिटल का मालिक था और तैमूर ने उसी की बेटी और बीवी को यरगमाल बना रखा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए तैमूर से पूछा, अब क्या हाल है पेशेंट का? तैमूर ने अक्खड़ लहजे में कहा, पेशेंट का हाल तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं कि ये डॉक्टर माजिद कौन है? डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, क्यों, डॉक्टर माजिद की क्या जरूरत पेश आ गई? अचानक उसकी नजर नर्स पर पड़ी। उसके होंठों से उस वक्त भी खून बह रहा था। डॉक्टर तेजी से नर्स की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें क्या हुआ फरीदा? फरीदा हिस्टेरियाई अंदाज में बोली, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो चीख कर बच्चों की तरह डॉक्टर के पीछे छुप गई। रोते हुए बोली, इस शख्स ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है डॉक्टर। डॉक्टर ने घूमकर तैमूर की तरफ देखा और तल्ख लहजे में बोला, अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं हर तरह से तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूँ, उसके बावजूद? तैमूर भी तल्ख लहजे में बोला, पहले इससे ये पूछो कि मैंने इसे मारा क्यों है। अचानक हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ और बोला, नजीर साहब का फोन है। नजीर फौरन कमरे से निकल गया। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखा और बोला, क्यों मारा है इसने तुम्हें? नर्स ने ढिठाई से कहा, मुझे खुद भी नहीं मालूम, मैं तो पेशेंट को इंजेक्शन देने आई थी, ये अचानक मुझे मारने पीटने लगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि उस नर्स की गर्दन दबोच लूं।
अभी तैमूर जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि नजीर बहुत उजलत में वापस आया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, हम अपने पेशेंट को अभी फौरन यहाँ से ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा, मगर फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। इसे ब्लड दिया जा रहा है और अभी दूसरा बैग भी पूरा नहीं हुआ। पेशेंट को ब्लड की अशद जरूरत है। अगर इसे ब्लड न दिया गया तो इसकी। नजीर झुंझला गया, बोला, हमारे पास वक्त नहीं है, आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। वो बोला, ठीक है, अगर आप इन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहते हैं तो जरूर ले जाएं। वो ब्लड और ड्रिप की नीडल्स निकालने के लिए आगे बढ़ा। नजीर जल्दी से बोला, नहीं डॉक्टर, ये बैग्स इसी तरह लगे रहने दो, ये मैं हाथ में पकड़ कर बैठ जाऊंगा, तुम भी हमारे साथ जाओगे। डॉक्टर झुंझला कर बोला, व्हाट डू यू मीन? नजीर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। बोला, मैंने कहा ना, हमारे पास वक्त नहीं है। नर्स ने वहशतज़दा होकर भागने की कोशिश की। तैमूर ने झपट कर उसे पकड़ा और फिर उसकी कनपटी पर हाथ मारा तो वो उसके हाथों में झूल गई। तैमूर ने उसे आस्तिकी से कुर्सी पर बिठा दिया। फिर वो नजीर से मुखातिब हुआ, बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम इस डॉक्टर का ख्याल रखना, ये यहाँ से निकलने न पाए। डॉक्टर बड़बड़ाया, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। मैंने अपनी इज्जत और साख दाव पर लगाकर तुम्हारे पेशेंट को इस हॉस्पिटल में रखा है, हर मुमकिन इलाज किया है, उसके बावजूद तुम लोग मेरे साथ ये सुलूक कर रहे हो। नजीर बोला, मजबूरी है डॉक्टर, मुझे खुद भी ये सब करते हुए अफसोस हो रहा है। मैं फिर एक दफा यही कहूंगा कि हमारे साथ ताउन करोगे तो फायदे में रहोगे। इस दौरान में तैमूर लौट आया और बोला, मैंने गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी की है, बस अब निकल चलो। शाजिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर ब्लड और ड्रिप के बैग्स निकाल लें, घर पहुंचकर डॉक्टर साहब दोबारा लगा देंगे। तैमूर ने कहा, चलो ये भी ठीक है। शाजिया ने दोनों बैग्स निकाल कर एक बास्केट में रख लिए और तैमूर से बोली, कोई स्ट्रेचर ले आओ। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि इतना तो मैं चल ही लूंगा। ये कहकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और बहुत एहतियात से फर्श पर पैर रख दिए। मैं खड़ा हुआ तो अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया।